अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। इंसान की आज जो भी शक्ल और साख्त नज़र आती है उसमें ज़मीन की एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा हाथ है। हमारी शक्ल में ग्रेविटी का बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर ज़मीन की ग्रेविटी बदल जाए, ज़मीन के एटमॉस्फेयर बदल जाए, ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड बदल जाए, ज़मीन पर टेम्परेचर्स बदल जाएं, तो हमारी साख्त भी बदलना शुरू हो जाएगी। ज़मीन की तमाम स्पीशीज़ इवॉल्व करना शुरू हो जाएंगी और तेज़ी से इवॉल्व करना शुरू हो जाएंगी। लेकिन जब हमने मार्स पर जाना है तो मार्स पर कंडीशन बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, और जब इंसान मार्स पर जाएगा तो इंसान चेंज होगा। वो चेंजेस किस किस्म की होंगी, वो तब्दीलियाँ किस किस्म की होंगी, आज उन तब्दीलियों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि साइंस के मुताबिक ऐसी तब्दीलियाँ इंसान में होने जा रही हैं। तो सबसे पहले आपको याद होगा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी ग्रीन एनोल और ब्राउन एनोल की। ब्राउन एनोल ने आकर ग्रीन एनोल्स को खाना शुरू कर दिया, तो फ़ौरन उन्होंने म्यूटेट किया, म्यूटेशन हुई। और म्यूटेशन क्या हुई कि उनके पैरों के साइज़ 10% बढ़ गए, उनमें ज़्यादा स्केल्स थे, वो ज़्यादा ऊपर तक दरख्तों पर जा सकती थी। और जब उन्होंने म्यूटेट किया तो उसके बाद अब सर्वाइवल की जंग थी, नेचुरल सिलेक्शन। जो ग्रीन एनोल ऊपर तक जा सकती थी वो बच गई, उन्होंने ज़्यादा रिप्रोड्यूस किया, उन जैसी ग्रीन एनोल्स पैदा होना शुरू हो गई जिनके पाँव बड़े थे। और जो ग्रीन एनोल्स ऊपर नहीं पहुंच सकी, उनके पाँव बड़े नहीं हुए, उनको ब्राउन एनोल्स ने खा लिया। बिल्कुल इसी तरीके से स्पीशीज़ आगे बढ़ती हैं। हमारी जीनोमिक मटेरियल अपने आप को कॉपी करते हुए कुछ गलतियां करती हैं जिसे म्यूटेशंस कहा जाता है। म्यूटेशंस जब ज़मीन पर रियल वर्ल्ड में आती हैं तो वो म्यूटेशन जो नेचुरली सेलेक्टेड होती हैं, जो कि आगे बढ़ सकती हैं, जो सरवाइव कर सकती हैं, वो आगे रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं। और वो म्यूटेशंस जो कि आगे नहीं बढ़ सकती किसी वजह से, वो ख़त्म हो जाती हैं। और इस तरीके से स्पीशीज़ बदलती रहती हैं। मैं आपको लेकर चलता हूँ मार्स पर, क्योंकि मार्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ हैं और जिनकी वजह से हमारी स्पीशी को, इंसानों को वहाँ पर बदलना होगा। वो चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले ग्रेविटी है। मार्स की ग्रेविटी ज़मीन की ग्रेविटी से मुख्तलिफ है, लो ग्रेविटी है। दूसरी चीज़, मार्स के पास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कॉस्मिक रेडिएशन सीधी मार्स पर आ रही है। तो ये ऐसी चीज़ है जिस पर इंसानों को अपने बचाव के लिए बदलना होगा। तीसरी चीज़, बैक्टीरियल लाइफ मौजूद नहीं है। और चौथी चीज़, प्रेशर हवा का बहुत कम है। यहाँ पर हम टेक्नोलॉजी को डिस्कस नहीं कर रहे। टेक्नोलॉजी से हम इन चीज़ों पर हो सकता है किसी वक्त काबू पा सकें, लेकिन इस वक्त टेक्नोलॉजी की बात नहीं हो रही, या हो भी रही है तो बहुत मिनिमम टाइम के लिए हो रही है। मैं आपको मार्स पर लेकर चलता हूँ जिसकी ग्रेविटी ज़मीन से 1/3 है। तो अगर ज़मीन पर आपका वज़न 100 kg है तो मार्स पर आपका वज़न 38 kg होगा। इसका मतलब यह है कि आप स्मार्ट तो हो ही जाएंगे, लेकिन इसके नुकसानात भी हैं। जब आप मार्स पर चलेंगे तो आप बड़ी बड़ी छलांगे लगाकर चलेंगे, जैसे आपने चांद पर लोगों को देखा है। क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी कम है, इसलिए आपकी बोन डेंसिटी भी कम होना शुरू हो जाएगी। हमें स्पेस से पता चला कि बोन डेंसिटी माइक्रोग्रेविटी में कम हो जाती है। मार्स के लोगों की हड्डियाँ बहुत कमज़ोर होंगी, उनकी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं होंगी, इसलिए जब वो स्केलेटन बनाएंगे नए, यानी रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पर उन्हें प्रॉब्लम आएंगी। इसके लिए उनको कुछ इवॉल्व होना होगा, कुछ चेंज होना होगा। इसके साथ साथ मार्स के लोग कद में हमसे बहुत लंबे होंगे, क्योंकि उनकी हड्डियाँ तो कमज़ोर हैं, मगर ग्रेविटी कम होने की वजह से उनकी हड्डियाँ लंबी होंगी, इसलिए उनके कद हमसे बहुत बड़े होंगे। इनिशियली जब हमने शुरू में लोगों को मार्स पर भेजना है तो ये चीज़ें हमने जहन में रखनी है, क्योंकि हमने ऐसे लोगों को मार्स पर भेजना है जिनकी बोन डेंसिटी ज़्यादा हो, ताकि वहाँ पर जाकर उस ग्रेविटी में अगर बोन डेंसिटी कम भी होती है तो वो सर्वाइव कर सकें। अगर हमने शुरू में कमज़ोर लोगों को भेज दिया तो वो तो मार्स पर जाकर बहुत ही जल्दी काफ़ी परेशान कुन हालत में आ जाएंगे। तो हमने अगर मार्स को कॉलोनाइज़ करना है तो उसके लिए भी हमें ऐसे लोग भेजने पड़ेंगे जो ज़रा सख्त जान हों और गुथे हुए हों,
ताकि वो वहाँ पर जाकर रिप्रोड्यूस कर सकें। मार्स पर आने वाली स्पीशीज़ ज़मीन के मुकाबले में ज़्यादा स्किनियर, ज़्यादा स्मार्ट होंगी, क्योंकि मार्स के लोग पतले होंगे और लंबे होंगे, उनके दिल को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा बनिस्बत ज़मीन के लोगों के, जो कि मोटे भी हैं और कद में भी छोटे हैं, और यहाँ पर ग्रेविटी भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर दिल को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। उसका मतलब ये है कि दिल बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। मार्स के लोगों के दिल कमज़ोर होंगे, उनके मसल्स कमज़ोर होंगे, दिल आहिस्ता आहिस्ता छोटे साइज़ के हो जाएंगे और उनको दिल के मसाइल बहुत ज़्यादा होंगे इंसानों की बनिस्बत, जो कि ज़मीन के इंसान हैं उनकी बनिस्बत उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे। मार्स पर एक और भी मसला है और वो ये है कि ऑक्सीजन बहुत कम है, ऑक्सीजन ऑलमोस्ट है ही नहीं। तो अब वहाँ पर आपको या तो मसनूई ऑक्सीजन का बंदोबस्त करना पड़ेगा या उन्हें चेंज होना पड़ेगा और उन्हें इवॉल्व होना पड़ेगा। साइंस के मुताबिक मार्स के लोगों के लंग्स बड़े होंगे, कद तो बड़े होंगे होंगे, लंग्स भी बड़े होंगे, ताकि वो ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल कर सकें और उसको ज़्यादा अरसे तक अपने अंदर महफूज कर सकें। मार्स के लोगों की स्प्लीन्स भी हमसे बड़ी होंगी, तिलियाँ भी हमसे बड़ी होंगी। मैं आपको ये भी बता दूं कि क्योंकि मार्स की कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस डायरेक्टली मार्स के लोगों से टकराएंगी, तो मार्स के लोगों की बॉडी में मेलानिन पिगमेंट, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, वो बहुत ज़्यादा होगा। मेलानिन पिगमेंट हमारे स्किन को रंग देता है। मार्स के लोग ज़्यादा गहरे रंग के होंगे। वो लोग जो मार्स की सतह पर रहेंगे उनका रंग गहरा होगा, काला होगा। लेकिन जो जो लोग अंडरग्राउंड रहना शुरू करेंगे, क्योंकि रेडिएशंस बहुत ज़्यादा होंगी सरफेस पर, इसलिए सरफेस पर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, तो लोग अंडरग्राउंड जाएंगे। जब लोग अंडरग्राउंड जाएंगे तो वहाँ पर मेलानिन कम प्रोड्यूस होगा, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कम है। मार्स की ज़मीन के अंदर रहने वाले लोग निस्बतन गोरे होंगे। लेकिन अगर हम ज़मीन के हिसाब से बात करें तो मार्स पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस भी ज़्यादा हैं और वहाँ के लोग, जो वहाँ पर जनरेशन आएगी, उनके लोगों का रंग हमसे बहुत ज़्यादा गहरा होगा, क्योंकि वहाँ पर रोशनी कम है। मार्स ज़मीन से भी दूर है और सूरज से भी दूर है, तो वहाँ पर रोशनी कम है। अब रोशनी में देखने के लिए आपको ज़्यादा फोटॉन्स चाहिए, कम रोशनी में देखने के लिए आपको ज़्यादा फोटॉन्स चाहिए। तो वहाँ पर लोगों की आंखों का साइज़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगा। कद भी बड़े हैं और आंखों का साइज़ भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगा। मार्स पर बहुत ज़्यादा कॉस्मिक रेडिएशन है और उसकी वजह यह है कि मार्स की मैग्नेटिक फील्ड तो मौजूद ही नहीं है, इसलिए वहाँ पर सोलर पार्टिकल्स हैं, वहाँ पर कॉस्मिक रेडिएशंस हैं, जो कि हमारे जीनोमिक मटेरियल को डैमेज करेंगे। जब भी जीनोमिक मटेरियल चेंज होता है, डैमेज होता है, तो वो म्यूटेशंस आ जाती हैं हमारे पास। तो मार्स के लोग बहुत जल्दी म्यूटेट करेंगे। ज़मीन के लोग उतनी तेज़ी से म्यूटेट नहीं करेंगे, चेंज नहीं होंगे, क्योंकि ज़मीन के बाहर एक खौल है, हिफाजती खौल है एटमॉस्फेयर का और मैग्नेटिक फील्ड का। इसलिए कॉस्मिक रेज हमारे जीनोमिक मटेरियल को उस तरीके से अफेक्ट नहीं कर सकती। लेकिन मार्स पर क्योंकि ये खौल नहीं है और अगर हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना किया, तो वहाँ पर रहने वाले लोगों के चेंजिंग पैटर्न्स है वो बहुत तेज़ होंगे, म्यूटेशंस बड़ी तेज़ी से होंगे। और जब म्यूटेशंस ज़्यादा तेज़ी से होंगी तो वो म्यूटेशंस जो कि सर्वाइव कर सकती हैं, जो कि सेलेक्ट हो सकती हैं, नेचर जिन्हें सेलेक्ट कर सकती हैं, वो आगे बढ़ जाएंगे और इंसान तेज़ी से इवॉल्व करेंगे। तो आसान ज़ुबान में मार्स के लोगों की शक्लें और उनकी जिसामत और साइज़ ज़्यादा तेज़ी से बदलेगा बनिस्बत ज़मीन के इंसान, और कुछ अरसे बाद ऐसा लगना शुरू हो जाएगा कि वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ स्पीशीज़ है। तो उनकी एवोल्यूशन ज़मीन के लोगों की एवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा तेज़ होगी। अभी तक हमें मार्स पर किसी किस्म के माइक्रोब्स नहीं मिले, तो अगर मार्स पर किसी किस्म के माइक्रोब्स नहीं है, ना वहाँ पर बैक्टीरिया है, ना वहाँ पर वायरस है, तो वहाँ पर जो लोग जाएंगे, वो जारी बात है उनको तो हम बड़े अच्छे तरीके से भेजेंगे ताकि उनके अंदर भी ऐसे बैक्टीरिया या वायरस ना हो जो कि नुकसान पहुँचा सकते हैं। वहाँ पर जो जनरेशन बड़ी होगी, उनको नज़ले, ज़ुकाम, एंथ्रेक्स, कोविड, इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि वहाँ पर तो कोई माइक्रोब्स और वायरस ऐसे हैं नहीं। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें होंगी ज़मीन पर। अब मार्स पर अगर एक ऐसी कॉलोनी बन जाती है, वहाँ पर लोग कॉलोनाइज हो जाते हैं जिनके अंदर ये बीमारियाँ नहीं हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उनका इम्यून सिस्टम जो कि इन बीमारियों को हैंडल करता है, वो भी ऑब्सोलीट होना, ख़त्म होना शुरू हो जाएगा।
तो उनके अंदर इम्यून सिस्टम के अंदर ना तो ज़ुकाम के बारे में इंफॉर्मेशन होगी और उससे लड़ने की सलाहियत होगी वक्त के साथ साथ, ना ही कोविड-19 के साथ और मलेरिया के साथ और बहुत से ऐसे बीमारियों के साथ। लेकिन ये बीमारियां उनको अफेक्ट कैसे कर सकती हैं मार्स पर? तो ये बीमारियां होंगी नहीं अगर हमने कंट्रोल तरीके से वहाँ पर पॉपुलेट किया। ये बीमारियां आ सकती हैं ज़मीन से कोई जानवर आए, ज़मीन से कोई इंसान आए तो उसके अंदर ये बीमारियां आ सकती हैं। इसलिए मार्स के लोग ज़मीन के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा रवाबत नहीं रखेंगे, सोशलाइज नहीं करेंगे, बल्कि ज़मीन के लोगों से दूर भागेंगे। और हो सकता है कि वो वक्त भी आए जब ज़मीन से लोगों पर आने पर पाबंदी लगा दी जाए मार्स पर, क्योंकि मार्स पर अगर नज़ला जाएगा, फ्लू जाएगा तो वो ज़मीन से जाएगा, कोई भी बीमारी जाएगी तो वो ज़मीन से जाएगी। इसी तरीके से जब मार्स से कोई बंदा ज़मीन पर आएगा तो एक तो वो ये सारी बीमारियां अपने साथ लेकर वापस जा सकता है, लेकिन उसके साथ साथ ज़मीन की 3 गुना ज़्यादा ग्रेविटी उसके लिए एक मुसीबत बन जाएगी। उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी वो ज़मीन पर सर्वाइव कर सके। तो उसको ज़मीन पर रहने के लिए स्पेशल किस्म के इक्विपमेंट की, सूट की ज़रूरत होगी। जिस तरह हम स्पेस में जाते हैं तो सूट पहन के जाते हैं, उसको ज़मीन पर रहने के लिए स्पेशल किस्म के इक्विपमेंट और सूट की ज़रूरत होगी, क्योंकि यहाँ पर उसकी आँखों को बहुत ज़्यादा रोशनी लगेगी तो उसे हर वक्त ऐनक की ज़रूरत होगी। इसी तरीके से उसको यहाँ पर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा लगेगी और बहुत ज़्यादा और भी प्रॉब्लम्स आएंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि मार्स और ज़मीन इनमें कोई राब्ता मुस्तकबिल में शायद नहीं होगा, और जो लोग मार्स पर जा चुके हैं वो डिफरेंट तरीके से इवॉल्व करेंगे और वो एक और दुनिया होगी। ज़मीन पर दुनिया बिल्कुल और किस्म की होगी और स्पेशिएशन का काम शुरू हो जाएगा, यानी वो 2 लड़ियाँ बन जाएंगी, ये 2 स्पीशीज़ बन जाएंगी इंसानों की। अभी तक तो हमने एक ही इंसानों की स्पीशी देखी है, क्योंकि हम एक क्लोज सिस्टम में हैं, ज़मीन में मौजूद हैं जहाँ पर एक क्लोज सिस्टम है और हम एक ही तरीके से इवॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ें, बाउंड्री कंडीशन एक जैसी हैं। अब हम 2 अलग अलग प्लैनेट्स पर हैं, वहाँ पर हर चीज़ मुख्तलिफ है, तो वहाँ पर एवोल्यूशन बहुत तेज़ी से हो रही होगी और वो डिफरेंट तरीके से इवॉल्व कर रहे होंगे, हम डिफरेंट तरीके से इवॉल्व कर रहे होंगे। हमारे पास 2 लड़ियाँ बन जाएंगी इंसानों की। अगर इंसान और प्लैनेट्स पर जाकर रहते हैं और डीप स्पेस में जाकर रहते हैं तो वहाँ पर भी एवोल्यूशन डिफरेंट तरीके से होगी। तो अब इंसानों की मुख्तलिफ स्पीशीज़ आपको नज़र आएंगी फ्यूचर में, जो कि ज़मीन के इंसानों से मुख्तलिफ होंगी। यहाँ पर एक बहुत अहम पॉइंट ये है कि जब भी कोई जजीरा समंदर से बाहर निकलता है, नया जजीरा निकलता है, इस थ्योरी को, इस इफेक्ट को फाउंडर इफेक्ट कहते हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले जो जानवर जाकर रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं उस जजीरे में उनके सिग्नेचर आ जाते हैं। कई हज़ार सालों के बाद भी उस जजीरे में उन जानवरों के बारे में उनसे मिलती हुई चीज़ें नज़र आती हैं। जो शुरू में जाता है उसकी सिग्नेचर आने वाली जनरेशन में नज़र आते हैं, वो जनरेशन उस जैसी होती हैं। हम जब मार्स पर लोगों को भेजेंगे तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अहम है कि जिन लोगों को हम वहाँ पर कॉलोनाइज करने के लिए भेजेंगे और वो वहाँ पर जाकर कॉलोनी बनाएंगे और रिप्रोड्यूस करेंगे, जो आने वाली जनरेशन्स हैं वो उन जैसी होंगी। अगर उनकी आंखें सब्ज़ हैं तो मार्शियंस की आंखें भी सब्ज़ होंगी, अगर उनके बाल नहीं हैं तो मार्शियन के बाल भी नहीं होंगे। तो ये बहुत अहम चीज़ है कि जिन लोगों को हम भेजें वो प्रॉपरली सिलेक्ट करें और देखें। अगर हम गोरों को भेजेंगे तो हो सकता है कि बहुत अरसे तक मार्शियन गोरे हों और उसके बाद ऐसा ऐसा वो इवॉल्व करें, लेकिन उनमें वो खसूसियात होंगी। इसलिए मार्स पर जाने वाली टीम पर भी नज़र रखें कि कैसे लोगों की सिलेक्शन होती है और उनको कैसे भेजा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको इस पूरी वीडियो सीरीज से समझ आई होगी कि इंसान कैसे इवॉल्व होने जा रहा है, और साइंस के मुताबिक इसमें किसी किस्म का शक नहीं है कि हम ऐसे ही इवॉल्व होंगे, हम चेंज होंगे, और वो चेंज अगले 30 से 40 सालों में हमें आहिस्ता आहिस्ता नज़र आना शुरू हो जाएगी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।